बच्चे पिछली बार आए थे, सब टॉपर हो गए। तो नाउ विल बी इनिशिएटिंग, आई डोंट थिंक मतलब कहाँ से शुरुआत करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है। किसी को अगर किसी चीज़ में कहीं भी कुछ इंटरप्रेट करने में समझने में इशू हो तो तुरंत आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहले सब लोग इधर देखो, आप लोग पहला जो पोस्टर है वो क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। आप पीछे वाले तेज बोलो, थोड़ा हमको भी सुनाई पड़ेगा। Future depends on what we do in present. तीसरे नंबर वाला क्या लिखा हुआ है? Arise, awake, and stop not till the goal is reached. एक और कुछ था लिखा हुआ था मैंने, हाँ जो फिफ्थ नंबर वाला है, हम लोग ये ऑड की बात करेंगे। तो पांचवें नंबर पे है, उसमें क्या लिखा हुआ है? Do not wait for anybody or anything. Do whatever you can. Build your own partner. चलो, so now we will start this discussion with these three quotes. I don't know who has said it. The future depends on what we do in the present. हमारा जो भविष्य है वो किस चीज पे निर्भर है? हम आज क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं। दिस इज द मोमेंट, ये आपका क्षण है। आप इस क्षण में क्या कर रहे हो? आप चिंतन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उस पे आपका भविष्य निर्भर है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये स्वामी विवेकानंद का बहुत पॉपुलर कथन है। इसको लाखों बार तो मैंने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा अपनी प्रिपरेशन टाइम में, बिफोर प्रिपरेशन, बट आप इसको पढ़ेंगे। अराइज, बताइए अराइज का क्या मतलब है? हाँ, जागना, 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 जागृत होना, ठीक। अवेक का, जागरूक होना, अवेक, तो अराइज और अवेक अगर दोनों का मतलब जागृत होना है तो हम अलग वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं? स्टॉप नॉट, रुकना नहीं है। कब तक नहीं रुकना है? जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित जो है। तो अब आपको क्या है लक्ष्य आपका? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको निर्धारित करना आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आपको ये नहीं निर्धारित होगा आपका लक्ष्य क्या है, तब तक आप उस लक्ष्य के लिए, उसके लिए परिश्रम नहीं कर पाओगे। उसके लिए जो आपकी स्ट्रेटजी बनानी है उसको नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं उनमें से सबका ये लक्ष्य है कि किसी न किसी प्रकार से सरकारी सेवा, ग्रुप बी सेवा, ग्रुप ए सेवा जो है पीसीएस में, आईएएस में आना है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए। हम यहाँ आईआईटी या सीपीएमटी की तैयारी करने या सीबीएसई की तैयारी करने नहीं आए। We are on same platform. Do not wait for anybody or anything. मतलब आप अपने पापा मम्मी के ऊपर निर्भर मत रहिए कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कि वो आपको सुबह उठाएं पढ़ने के लिए, या आपकी मदर आपको रोकें कि ज़्यादा इंस्टाग्राम रील मत चलाओ। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनीथिंग। मतलब आज लाइट चली गई तो आज सो जाता हूँ, कल जल्दी पढ़ता हूँ, नहीं, मोमबत्ती जलाओ, पढ़ो। Do whatever you can, जो भी कर सकते हो, मोबाइल लाइट में चला के पढ़ो। फिर क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा क्या? ना, इसका क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज पे आप अपनी जो होप है वो निर्भर मत रखिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। कहने में आसान है पर प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है ये। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की 25 तरह की डिफिकल्टी आई, तब जो डिफिकल्टी थी वो आज नहीं है। तब क्या है कि मैं कल गांव में रुका, बहुत अच्छा लगा कि अभी भी शाम को लाइट आती है। क्योंकि जब तक मैं था 2006 में, तब तक हमारे गांव में क्या था कि शाम को 5 बजे लाइट चली जाती थी और फिर दिन में आती थी। तो जब आपके लाइट का मेन जरूरत होती थी ना बच्चों की पढ़ाई के लिए, शाम को रोशनी के लिए, तब लाइट नहीं होती थी। अभी आज की डेट में एटलीस्ट गाँव में ये स्थिति है कि गाँव में शाम को आ रही है। तो आपको लैंप शाम को क्या करते थे? किसी ने लैंप में लालटेन में पढ़ाई की है क्या? जी। ठीक, तो शाम को 5 बजे क्या करते थे, वो शीशा साफ करके सेटअप रेडी हो जाता था। और विंटर्स में आपको बताऊं,
गांव में 6 बजे के बाद आपको कोई जागता नहीं था। 6 बजे गांव में ऐसी शांति हो जाती थी जैसा लगता था सब लोग मर हुए हैं यहाँ पे, ठीक। बट आज की डेट में लाइट है आपके पास और दूसरा इंस्टाग्राम में मोबाइल है, तो कोई ना कोई आपको जागते हुए आत्मा मिल जाए। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया यहाँ पे? मैक्सिमम स्ट्रीम क्या है आपकी? आपने किस बीएससी किया? आपने बीए किस सब्जेक्ट से? सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर। सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर। आप जो भाई सबसे पीछे बैठे हुए हैं, बीएससी कंप्लीट हो गया आपकी। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? किसकी? रिव्यू ऑफिसर की। तो रिव्यू ऑफिसर का पैटर्न वगैरह, सिलेबस वगैरह आपको मालूम है? तो आपने निर्धारित किया कि आप रिव्यू ऑफिसर की ही तैयारी करेंगे या उसके ऊपर के एग्जाम भी देंगे या नीचे के भी एग्जाम देंगे? हाँ, मतलब जो सिमिलर पैटर्न होंगे एग्जामिनेशन, चाहे पीसीएस हो चाहे पीसीएस हो, आप उसकी प्रिपरेशन बेसिकली। स्ट्रेटजी डिसाइड किया आपने उस किसी ने कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, राइटिंग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर लगाया था बट वो कंटिन्यू नहीं चल पाया, टाइम की शॉर्टेज की वजह से छोड़ना पड़ा। तो अब हम लोग एक इशू हमारे पास क्या है? टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये इशू है जो कि स्पेशली जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। मतलब आप स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हो, कोई पीजी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उसके साथ टाइम मैनेज करना है, ये इशू है। इसके अलावा और कोई इशू जो पढ़ाई आप फेस कर रहे हो? रेगुलर कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है। आपको कोई दिक्कत है पढ़ाई में? आप तैयारी कर रही हैं। आपने क्या किया हो ग्रेजुएशन में? बीए किया। किस विषय से? इकोनॉमिक्स से। और अर्थशास्त्र और हिंदी से। मैं कंफ्यूज करता हूँ, अर्थशास्त्र मेरा प्रिय विषय, इसलिए आप अब दिक्कत में है, क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न अर्थशास्त्र का होगा मैं आपसे ही पूछूंगा। आर्ट साइड में 2 ही विषय, एक ज्योग्राफी एक अर्थशास्त्र, जिनका अप्रोच जो है बहुत साइंटिफिक है। उसमें अगर आप समझ के करेंगे, और ये दोनों आर्ट के ऐसे विषय हैं जो आपको लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव देंगे। अभी कोहरा है, ठंडी है, ज्योग्राफी वाला आदमी जो है वो रिलेट कर सकता है कि क्यों ये फॉग हो रहा है, ठीक, या ठंडी क्यों हो रही है। अर्थशास्त्र है, महंगाई है, या किस चीज की महंगाई होने वाली है। अगर अर्थशास्त्र आपने बेसिक भी अप्लाई पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये महंगाई है, या कोई भी आर्थिक घटना हमारी हो रही है तो वो क्यों हो रही है। आप जज कर सकती हैं? नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरा विषय है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ है कि मोस्टली हम लोग क्या है, डिग्री पे फोकस कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट का जो अप्लाइड नॉलेज है वो मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को नहीं है, ठीक, क्योंकि मैंने भी FG कॉलेज में ही मतलब पढ़ाई की है, तो मैं अपने आप को गिल्टी नहीं करूँगा। बट मैक्सिमम लोगों का ये जो ग्रेजुएशन है ये एक डिग्री का साधन हो गया है। नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता है इस विषय से, मतलब इस रीजन से। आप जो संबंधित विषय का आप किसी को पूछेंगे मेंस में, जो हिंदी माध्यम से सिविल सर्विस जो UPSC कंडक्ट करता है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप लोगों ने कभी एनालाइज किया है? आप किस चीज तैयारी कर रहे हैं? आप एनालाइज तो किया है। जैसे क्या होगा सर कि इंग्लिश में अभी जैसे बहुत सारे भी देखे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसमें लगता है कि हाँ उनका जो भी पैटर्न रहता है एक सीरियल में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो एक पॉइंट हमारा लास्ट में होगा। और हम लोग हिंदी मीडियम में क्या होता है कि जैसे कि हमको हर एक चीज़ देखना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रखना, ये चीज़, तो वो चीज़ें बहुत मिस आउट होती हैं, वो भी बहुत जज करते हैं। दूसरी समस्या क्या है? क्वालिटी कंटेंट, ठीक। आप देखेंगे कि जो इंग्लिश के समाचार पत्र हैं, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, आप उनके संपादकीय पढ़िए, उनके न्यूज आर्टिकल पढ़िए, जो उनका कवरेज है, जो वृहद विस्तार है वो पढ़िए, और फिर आप हिंदी का कोई न्यूज़पेपर पढ़ा लीजिए, ठीक। तो आप देखेंगे दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। उसका रीजन ये है कि जो अपने पाठक को केटर करते हैं, भाई हिंदी के जो भी समाचार पत्र हैं, मान लीजिए आपके उत्तर भारत में ज़्यादा
चल रहा है, तो उसमें आपको अलग कंटेंट मिलेगा। आप हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आपको उसमें दुनिया भर का वर्ल्ड अफेयर्स जो है उनका वर्ल्ड दुनिया की न्यूज़ेस हैं, जो एनालिसिस है, जो उनके ऑथर्स हैं, जो उनके एडिटोरियल लिखते हैं, वो बहुत रेप्यूटेड होंगे। तो जो कंटेंट है वो हिंदी माध्यम वालों को बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। जो क्वालिटी बुक्स हैं, चाहे फॉरेन ऑथर्स हो चाहे इंडियन ऑथर्स हो, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो रिसर्च आर्टिकल निकल रहे हैं, मैगजीन्स हैं, वो ज़्यादातर आपको इंग्लिश माध्यम से मिलेगा। हिंदी में आपको इतना नहीं मिलेगा। हिंदी में क्या मिलेगा, हो सकता है अनुवादित मिले, वो अनुवाद ऐसा होगा भगवान भरोसे कि गलत होगा। तो इसलिए जो हमारे मतलब हिंदी माध्यम से जो सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी में, वो अभी मतलब टॉप 100 में तो कहीं एक एक दो दो लोग भी नहीं हो रहा है। तो ये एक विषय हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कंटेंट कहाँ से आप रेफर करो। इसके अलावा किसी को कोई टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहता है? सर टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी या फिर जो भी चीज़ें हैं सर, ये तो सेकेंडरी है सर। प्राइमरी आता है कि सर वो क्रेविंग कैसे लाएं पढ़ाई में। सर समटाइम्स भटक जाते हैं, क्रेविंग नहीं है सर, मन ही नहीं कर रहा है, तो कंटेंट या टाइम मैनेजमेंट कुछ उसका मतलब ही नहीं है। तो सबसे ऊपर लिखते हैं फोकस, ठीक है। अभी यहाँ आने से पहले ना अपने मैं स्कूल टीचर के पास गया था। मेरी जो मैं 22 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, उनकी टीचर से मिलने गया था। कोई काम नहीं था, ऐसे सिर्फ मिलने गया था। तो उनकी भी यही शिकायत थी कि अभी जो बच्चे हैं 9, 10, 7, 8 कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई फोकस नहीं है। एक जनरल लेवल ऑफ डिसोबीडियंस है। डिसोबीडियंस की हमने बोला आप बाल कटा लो तो बोलेगा हम क्यों कटा लें, ठीक? हमने बोला कि होमवर्क करो, क्यों कर लें। तो ये वहाँ पे भी ये इशू आ रहा है। तो उस पर हम लोगों ने मोटा डिस्कस किया कि एक पेरेंटिंग का इशू है। बिकॉज हमारे टाइम में क्या वो जालिम पेरेंट्स होते थे, है ना। वो किसी बात कुछ भी होता तो मार पहले पड़ती थी, रीजन उसका बाद में बताते थे कि मार क्यों पड़ी। आज की डेट में ना टीचर मार सकता है, ठीक, स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, आपको मालूम है, ठीक। घर पे भी नहीं मारता है, नहीं बच्चे बोलते हैं कि हम बाहर जाके चिल्ला देंगे, मोहल्ले में बता देंगे कि मारते नहीं। हमने कहीं सुना कि उन्होंने 100 फोन कर दिया कि मेरा बाप बहुत मारता है, ठीक। तो पुलिस केस कर दिया। तो अब बच्चों में अवेयरनेस आ गई इस लेवल की। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा ना, ये सारा रूट आता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा वर्ड है। डिसिप्लिन में क्या है, रिस्पेक्ट टू अदर्स, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आप एक डिसिप्लिन हो तो आप समय के लिए पाबंद होगे, आप दूसरों के लिए आप इज्जत दोगे। इज्जत ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बड़ों को दो, आप अपना कलीग है, अपना दोस्त है, अपने से छोटे हैं, सबको इज्जत देना। ये बेसिकली ये डिसिप्लिन जो वर्ड है ना, हम लोग बोलते हैं कि आर्म फोर्स जो है वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। जो सेना है वो एक डिसिप्लिन है, उसमें एक अनुशासन है। क्यों अनुशासन? वहाँ पे समय की बहुत पाबंदी है, सेकंड्स में काउंट होता है कि आपको 8 बजे बोला गया तो आप 7:49 और 49 सेकंड के में आप आ जाओ। 8:01 पे नहीं एक्सेप्टेबल है। दूसरा, वहां पे कोई सिपाही अपने कर्नल को, अपने लेफ्टिनेंट को जब सलूट देगा, लेफ्टिनेंट कर्नल भी उसको वापस जय हिंद बोलेगा। आपने नोटिस किया है? ऐसा नहीं कि सिपाही ने सलूट किया तो उसको सलूट रिटर्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसका उतना सम्मान करता है। तो ये सब चीजें जो आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन, इसीलिए वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में हमको लगता है कि टीचर को हम पैसा दे रहे हैं, स्कूल के टीचर को, ठीक, मैडम के कंप्लेंट था कि प्रिंसिपल पेरेंट्स होते हैं तो पैसा दे रहे हैं। आप किसी को पैसा दे रहे हो, किसी टीचर को, तो आप उनको खरीद तो नहीं रहे हो। तो इसीलिए जो पुराने लोग थे वो, उनके टीचर्स कई बार क्या होता था, उनसे 3 ही 4 साल बड़े होते थे। मैं एफजी में था तो मेरे टीचर हो सकता है वो 4 ही 5 साल बड़े हों, लेकिन एक बार जो उनको रिस्पेक्ट देना शुरू किया, डजंट मैटर कि मैं IRS में हो गया हूँ, मैं सिविल सर्विस में हो गया हूँ, तो मैं उनको नाम से पुकारूं या तू क्या कर रहा है, नहीं, वो आजीवन रहेगा टिल द टाइम आई एम अलाइव। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उनको इज्जत देते रहेंगे, मैं कुछ भी बन जाऊं। ये जो जनरल एक ट्रेंड है, ये छोटी छोटी चीजें जब आप सिविल सर्विस में आते हो, मैं जब इससे पहले मैंने क्लास ली, मैं लोगों को बोलता हूँ जब आप सिविल सेवा में आते हो या उसकी तैयारी करते हो
तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आपका जवाब है आपको यू हैव टू थिंक लाइक अ सिविल सर्वेंट, यू हैव टू एक्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक अ कॉमन मैन like a BA pass student. You don't have to think like a kid. बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करना है अपने आप को। जब एक बार आप उस जीवन शैली को, उस सोच को, उस दृष्टिकोण को अडॉप्ट कर लोगे तो अपने आप आपके यहाँ क्रेविंग आ जाएगी। आप सोचो कि आपका सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया है, ठीक? आप सोचो कि आप सरकारी सेवा में आ गए हो। अगर आपको बोला गया कि 5 बजे से क्लास है तो आप 4:55 में क्लास आ जाएगी। ये अनुशासन अगर आपने क्लास में शुरू कर लिया है ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। जेम्स क्लियर एक ऑथर है, क्या नाम है? उन्होंने किताब लिखी एटॉमिक हैबिट, ठीक? उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी आदत अगर 21 दिन तक की जाए, कितना? और उन्होंने उसका मतलब ऐसा नहीं कि 21 दिन उन्होंने अपने मन से कर दिया, उन्होंने स्टडी की, उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस किया, उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट्स किए और 21 दिन अगर आपने कोई आदत बना ली तो ऑटोमेटिक वो आपकी आदत में आ गई। एटॉमिक इसलिए क्योंकि आदतें जो है वो कंप्लीट अपनी पर्सनैलिटी को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आप एक बार कोशिश करके देखिए कि हमको 6 बजे उठना है, ठीक? 21 दिन तक कोशिश कीजिए, सुबह 22वें दिन आप 5:55 को उठ जाओगे। अब करो 21 दिन लगातार, कोई भी आदत, ठीक? अब ऐसी चीज मत करो कि हम सुबह रात में 2 बजे उठेंगे, ठीक? तो आदत ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी रूटीन लाइफ साइकिल उसे मैच करे। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, मतलब अभी भी सनसेट टू सनराइज का कॉन्सेप्ट था। सूर्यास्त से भोजन कर लेते थे और सूर्योदय में उठ जाते थे, तो उससे क्या है, तो एनर्जी लॉस नहीं होता था ज्यादा। उनको जो डे टाइम यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो, तो ये जो छोटी छोटी आदतें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक पंक्चुअलिटी, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, ठीक? और अनर्गल बात, तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, इसका मैंने कहीं पढ़ा नहीं। अनर्गल बात क्या है कि बातें कभी खत्म नहीं होती। तुम कहाँ से होता हो, तुम्हारे प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तो हम लोग थे, मजाक बनाते थे, हम लोग किसी से हारते नहीं थे। तुमने एक बात बोली, मैं 2 बात बोलूँ, तो लोग बोलते थे भैया उत्तर प्रदेश का है, आप उत्तर देगा ही देगा ये किसी बात। और जिस आदमी के अंदर उत्तर देने की आदत आ गई, फिर उस बात का कभी कोई अंत नहीं है। और कहाँ से डिस्कशन होगा? जो बाइडेन अच्छा काम नहीं करता, ठीक? जिंक चाइना में अच्छा काम नहीं करता, यही कर रहा है। अरे भाई तुम अपने पर फोकस करो, आप कमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन करो, आप पॉलिसीज पे डिस्कशन करो, ठीक? स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन करो, लेकिन फालतू की बातों पे कि वो ग्राम प्रधान वो पैसा खा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ये चीजें आपको इस स्तर पे कहीं नहीं ले जाने वाली। जितनी कम बात करोगे फालतू की, उतना ही आपका फोकस रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो छोटे छोटी आदतें आपको परिवर्तित करनी है, तभी आपको फोकस आएगा। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत छोटी सी किताब है, बहुत पतली किताब है, जो कि आप 3-4 घंटे में खत्म कर सकते हो। 2 किताबें हैं जिनको मैंने 50-50 बार पढ़ी होंगी। एक है माइंड एंड इट्स कंट्रोल, मस्तिष्क और उसका नियंत्रण। दूसरी किताब है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। ये दोनों किताब हैं, आप कभी हो सकता है दुकानों में ना मिलती हो, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या कभी कोई लखनऊ जाए रामकृष्ण मिशन में, वहाँ मिल जाएंगी। बहुत पतली किताब है, माइंड एंड इट्स कंट्रोल, मस्तिष्क और उसका नियंत्रण। मैं हर एक कैंडिडेट को रिकमेंड करता ही हूँ, तुम कुछ भी करना हो, तुमको IIT की तैयारी करना, JEE की तैयारी करना, ऐसी चीज जिसका तुमको फोकस चाहिए, आप उसको रेफर करो। बहुतों को तो मैं खुद जाता हूँ तो 4-5 खरीद लेता हूँ और अपने स्टॉक में रखा रहता है, जाता हूँ तो मैं गिफ्ट करता हूँ। वो एक ऐसी किताब है, उसमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि आप कैसे अपने मस्तिष्क को इधर उधर डाइग्रेस होने से रोक सकते हो। उसी तरह मेडिटेशन इन मेथड, मेडिटेशन आप यहाँ बैठ कर सकते हो, कुर्सी पर बैठ, आपको चटाई, शांत, वन लेग कुछ नहीं, आप यहीं पर बैठे कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद के बाद एक और महान आत्मा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में ये है कि गौतम बुद्ध इतना धीरे चलते थे। विपश्यना मेडिटेशन का नाम सुना आप में से किसी ने? विपश्यना एक मेडिटेशन है, ध्यान की प्रक्रिया है। कहते हैं कि उसको गौतम बुद्ध ने इन्वेंट की, मतलब किया था।
अभी जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक और ये हैं, ये विपश्यना मेडिटेशन में जाते हैं, उसके बहुत सारे सेंटर हैं। उसमें क्या है कि आप साथ में बोलते नहीं हो, आप दुनिया से कट ऑफ रहते हो। गौतम बुद्ध जब चलते थे अपने फॉलोअर्स के साथ, तो इतने धीरे चलते थे, इतने धीरे चलते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप, हमको पूरा जंगल क्रॉस करना रहता है, आप इतना धीरे, तब उन्होंने बताया कि वो साधना करते रहते हैं। जब वो पैदल चलते हैं तो उनको एक फिंगर टिप में उनके बॉडी में क्या मूवमेंट हो रहा है, कहाँ है, वो उनको आभास रहता था। तो उससे ये कि आप मेडिटेशन किसी भी मेथड में कर सकते, किसी भी जगह कर सकते। आप 10 मिनट लगा के देखो, एवरीबडी, ठीक, टिल द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग। आप जब तक तैयारी कर रहे हो ना, कभी भी आपको मौका मिला, आप 10 मिनट मेडिटेशन करें, ठीक, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन। जरूरी नहीं कि आप सुखासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, क्रॉस लेग बैठो, कुर्सी में बैठ करके आप 10 मिनट स्पाइन स्ट्रेट करके अपने टेम्पल पे, मतलब जो भौं है इसके फोरहेड पे फोकस करो। मेरी गारंटी है कोई आदमी 5 मिनट नहीं क्रॉस कर पाएगा एट दिस स्टेज। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, 5 मिनट आप दिमाग नहीं कंसंट्रेट कर सकते हो। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट भी प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है। आप जैसे ही किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे अपनी आंख बंद करके, वैसे ही दिमाग पता नहीं आपका कहाँ चला जाएगा, ठीक। आप उसको वापस लाओगे फिर से, ठीक, वो फिर कहीं तीसरी चीज चला जाएगा, कभी भविष्य में जाएगा, कभी वर्तमान में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, पास्ट में जाएगा, भूत में जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वर्तमान के बारे में सोचना सबसे कठिन है। और पहला क्या है, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग प्रेजेंट। ये बात आपको बहुत लोगों को कब समझ में आई, जब उनकी एज निकल गई। पहले 30 साल एज थी, एसएससी ग्रेजुएट लेवल की 27 साल एज है, ठीक, 2-4 साल मस्ती में निकाल लेते हैं। जब उनको समझ में आता कि है, तब तक उनका टाइम निकल जाता। और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो या तो आप एंटरप्रेन्योर हो, मतलब आपका दिमाग इतना शार्प हो कि आप बिजनेस कर सको, ठीक, अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं और आप बहुत शार्प हैं। नहीं तो सरकारी सेवा ही एक माध्यम है हमारे पास अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का, ठीक, अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में करने का, ठीक, तभी कर सकते हो आप। और कोई माध्यम है? हर फील्ड में कंपटीशन है। आप बाहर निकलिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। दुनिया में इतना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, ठीक, कोई बोलचाल में ऐसा है कि बोल देगा कि आप फिदा हो जाओगे, कोई शारीरिक सौष्ठव, मतलब बॉडी इतनी जबरदस्त है कि वो उसमें है, किसी का दिमाग इतना शार्प है, किसी के पास पैसा इतना है कि उसका कैपिटल है, मतलब वो इतना पैसा लगा सकता है, किसी की मैथ्स इतनी तेज है। हमको किसी चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए, एक एवरेज चाहिए, है ना। आप 80 में 80 मैथ्स कर लेते हो, लेकिन जीएस में आपके 20 मार्क्स आते हैं, आप क्वालिफाई करोगे? नहीं, ठीक। आप रट्टे मारने में एक्सपर्ट हो, आपके 80 नंबर आ गए, 80 क्वेश्चन आपने जीएस में कर लिए, लेकिन मैथ्स आप में इतने सट्टी हो कि आप 20 नंबर पाए, आप क्वालिफाई करोगे? नहीं करोगे। इसीलिए सिविल सेवा, सरकारी नौकरी में हमको बहुत ब्रिलियंट आदमी नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा आदमी चाहिए, हमको एक ऐसा वर्कर चाहिए, एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जो मेहनती हो। तो कभी भी अगर आपके 30% तो नहीं, कितना होता है, 33%, आपके 35% भी आए हैं इंटर में, ग्रेजुएशन में, आप ये निराश मत हो कि आपके कम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। 12th फेल आपने देखी है ना। तो ये कई चीजें एग्जैजरेट होती, कई चीजें हैं, बट कुल मिला के बात ये कि जो ऑफिसर है वो मुंबई में पोस्टेड है, मतलब सीनियर, जिनके ऊपर बनी है मनोज कुमार शर्मा, तो वो रियल में ऐसे पिछड़े गांव से थे, और सच में उन्होंने इतना संघर्ष किया है। तो उन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो उससे बुरा तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप में से किसी की कंडीशन है कि इतना संघर्ष नहीं कर सकते। और 2 साल की बात है सर, 2 साल, 2 साल दोस्त, व्यवहार, रिश्तेदार, मौसी, चाचा, नाना, फूफा सब छोड़ दो, 13वीं बरकी, शादी, बर्थडे, लीव एवरीथिंग, सिर्फ फोकस कर लो, उसके बाद सब कुछ आपका वापस पट्टी में आ जाएगा। करोगे मेहनत आप? कितने घंटे पढ़ती हो आप?
4 कोचिंग जोड़ करके कोचिंग हटा के तो क्या पढ़ती हैं आप? सर जो बताते हैं अखबार पढ़ती हैं आप? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अखबार कितने लोग पढ़ते हैं आप? ठीक है, तो ये मतलब माइनॉरिटी है। अखबार हर प्रबुद्ध सिटीजन को, नागरिक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे कोई मटेरियल नहीं है। ठीक, आपको लगेगा सर एक सॉल्यूशन घोल बना के दे देंगे न्यूज़पेपर का, उससे आपको फायदा होगा, उससे फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप अखबार पढ़ते हो ना तो उसमें पूरा आर्टिकल होता है। ठीक, और आर्टिकल से क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन से क्या होगा? मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या होता है? ये आपका मान लो भेजा है, ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, किसी ने देखा दिमाग? यस है? ये इसमें बहुत छोटे छोटे फोन आ गया। फोन आ रहा है। अच्छा, किसी का फोन आ रहा है, काट दो। विक्रम को। तो ये जो माइंड है ना हमारा, इसमें छोटे छोटे समझो, इमेजिन करो आप मोबाइल के चिप्स लगे हुए जिसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक, और आप जो पढ़ते जाते हो ये सब वहीं पे स्टोर हो रहा है। इसीलिए आपको कभी बचपन की बात याद रहती है और हो सकता है 6 महीने पुरानी बात ना याद हो। क्यों? क्योंकि उसका रिट्रीवल जो स्टोरेज है वो नहीं निकल पा रहा है। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमने ये क्वेश्चन में ऑप्शंस आया, आपने पढ़ा है उसको, ठीक, लेकिन कहाँ पे पढ़ा है, किस सोर्स में पढ़ा है, वो आप रिट्रीव नहीं कर पाते हो। इसीलिए जो रिट्रीवल है ना आपका, वो बहुत जरूरी एग्जाम में, जिसका स्पेशली मेंस एग्जाम में जो आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो उसके लिए रिट्रीवल बहुत जरूरी है। आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया मेंस का, ठीक है, मेंस अभी तो ज्यादा लोग तैयार नहीं कर रहे, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 300 शब्द लिखने के लिए आपके पास 8 मिनट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 300 शब्द लिखने के लिए 8 मिनट है, उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पूरा आंसर लिखना है, आपको उसमें सब कुछ करना है, सोचना भी है उसका, कंटेंट पूरा है। ठीक है। उसमें कई बार क्या होता है, हमने आंसर समाप्त कर दिया, हमने उसका क्लोजिंग पैराग्राफ लिख दिया, फिर हमको याद आया कि अरे यार ये तो हम भूल गए। ठीक, तो अगर आप रिट्रीवल प्रैक्टिस करोगे ना तो एटलीस्ट टाइम पे लिख पाओगे उसको। एक बार आपने उपसंहार या जिसको क्लोजिंग पैराग्राफ या कंक्लूजन लिख दिया, उसके बाद आप नई चीज नहीं ऐड करोगे। ये कैसे होगा? कोई टेक्निक है इसकी? कोई बता पाएगा? क्यों मैडम बताइए आप। हाँ, रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, अच्छा, और कोई गेस? आप बताओ भाई, सबसे पीछे क्यों छुपे हुए भाई, आगे आ जाओ तुम। हाँ, कैसे, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जो पढ़े हैं वो हमको एग्जाम में तुरंत याद आ जाए? ये किसी ने बोला रीडिंग, बार बार प्रैक्टिस करने ऑनलाइन एक जवाब आया, राइटिंग स्किल्स को। और कोई गेस? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वही बार बार। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। एनीबॉडी एल्स? ऑनलाइन क्लास से कोई जवाब देगा? एवरीडे जर्नल राइटिंग, जर्नल लिखने से, रोज डायरी लिखने से। एक चीज याद कर लो, पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, रिवीजन ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये बात समझो, रीडिंग बहुत अच्छी बात है, राइटिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, आप उसको एग्जाम में, इट्स नॉट यूटिलिटी। ठीक, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको करना है रिवीजन, और रिवीजन का एक तरीका है, इसमें भी एक साइंटिफिक रिसर्च है। मैं आप लोग जो बता रहा हूँ साइंटिफिकली प्रूवन है, और ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं, ज्यादातर या तो हार्वर्ड, MIT इन्हीं सब में रिसर्च होता है। तो रिवीजन में सबसे पहला है, आपको आपने आज जो पढ़ा है उसको एक है 24 आवर्स रिवीजन, ठीक, उसके बाद है 7 डेज, उसके बाद 30 डेज। हफ्ते में एक दिन रिजर्वेशन, एक दिन रिजर्वेशन कर रहा हूँ रिवीजन के लिए, आप फिक्स कर लीजिए। आज आपने जो पढ़ा सुबह से शाम तक, उसको कल
1 घंटे आप रिवाइज करेंगे, प्रॉमिस? क्या करेंगे? Revise। आज जो सुबह से शाम पढ़ा, आप 4 घंटे पढ़ती हो, 3 घंटे पढ़ो या 5 घंटे पढ़ो, बताओ क्या चीज करोगे? ठीक। तो 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए लगना है 24 आवर्स में। आप जो जनरल रीडिंग टाइम है उससे आप रिड्यूस कर लो या इंक्रीज कर लो, इट्स डिपेंडेंट ऑन अपना कितना टाइम आपका अवेलेबल है। फिर सप्ताह में 1 दिन आपको क्या करना है? रिवीजन के लिए रखना है। तो कितने दिन पढ़ना है आपको? 6 दिन। और आप ये मत सोचेगा कि वो दिन आपका वेस्ट हो रहा है, लॉन्ग रन में आपको समझ में आएगा कि वही दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 7वें दिन आपने शुरू के जो 6 दिन पढ़े हैं वो पूरा एक बार रिवीजन करना है। फिर 30 दिन के अंदर उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा? रिट्रीवल। आप जब इंफॉर्मेशन एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, आपके तुरंत उसमें आ जाएगा। फिर आपको एग्जाम जब आएगा तब एक बार रिवाइज कर लेंगे, 4 बार रिवीजन आप करेंगे, कोई चीज भूलेंगे ही नहीं आप। तो ये चीज आप याद कर लीजिए कि नया पढ़ते जाएंगे, पुराना, क्योंकि ये माइंड है। आप सोचोगे माइंड है, ठीक, पूरा ब्लैक बोर्ड, आप कुछ भी लिखते जा रहे हो, ठीक, और नया ऐड कर रहे हो ना, नया पढ़ते जा रहे हो, तो क्या होगा? जगह तो लिमिटेड है, पुराना जो भी है वो डिलीट होता जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है, पुराना वाला जो है जल्दी जल्दी दिमाग में कहीं याद कर लो, और प्रॉपर से केसेस नहीं होते हैं, फाइल फोल्डर उसमें, तो एग्जाम के टाइम आपका तुरंत रिट्रीवल हो जाएगा। तो ये रिवीजन जो टेक्निक है, इसका आप लोग फॉलो करिए, तभी आपको जो पढ़ रहे हैं उसका बहुत आपको फायदा मिलेगा। फोकस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे फोकस बढ़ाएंगे। पहला तरीका है कि कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करो, लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है? अच्छी जगह शादी करना चाहते हो, पहला है, ठीक है। दूसरा, अच्छे शहर में रहना चाहते हो, ठीक। तीसरा, पैसा। चौथा, इज्जत, प्रोफाइल, वॉट जो भी है जिसका, है ना, तो वो हायरार्की जो है 1 2 3 4 वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और वो प्रेशर इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो आपको मेहनत करने पे मजबूर कर दे। वो मेडिटेशन हो गया, लक्ष्य निर्धारण हो गया और रिवीजन हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट कितने घंटे होते हैं आप बताओ? यूजफुल कितने होते हैं? 16 मतलब 8 घंटे। हाँ, तो फिर 16 का फिगर कहाँ से आया? जनरली सब लोग 8 घंटे सोते हैं, लेकिन जो बाकी 16 घंटे हम उनको कैसे यूज करते हैं आप बताओ? आप बताओ भाई, लैकोस्ट। पढ़ने में सर और काम कर गया तो उसमें भी चले जाते हैं। ठीक, आप क्या करते हो? तैयारी करते हैं, आरोप तैयारी करते हैं, मतलब उसके अलावा कोई नौकरी चाकरी करते हैं? स्वमेव उद्देश्य, मतलब एक ही यही उद्देश्य है। उसमें पढ़ाई के लिए कितना डेडिकेट करते हो? सर पेपर के टाइम में सर पढ़ना ही है, मतलब एक प्रेशर रहता है ना, पढ़ो ही पढ़ो। कितने घंटे? लगभग सर 10 घंटे 8 घंटे रहते हैं। 10 घंटे पेपर के टाइम सर। पेपर के टाइम में बात कर रहा हूँ, पेपर के दिन नहीं बात कर रहा हूँ, पेपर के मान लो 1 महीने पहले। 1 महीने हो गए। ठीक है, आप 10 घंटे पढ़ते हो। इसमें कोचिंग भी है? जी सर, कोचिंग ऐड है इसमें? अगर कोचिंग नहीं ऐड है सर, कोचिंग तो 3 घंटे इसमें कोचिंग भी जोड़ देते हैं। 3 घंटे जी। आने जाने में कितना टाइम लगता है? सर लगभग 15 मिनट लगता है आना तो। मतलब आने जाने में बहुत टाइम आपका नहीं कंज्यूम होता है। तो 13 घंटे हो गए एग्जाम टाइम में, एग्जाम के टाइम। और एग्जाम नहीं होता तो कितना घंटे डेडिकेट करते हो आप? तो 6 घंटे 7 घंटे 6-7 घंटे 6-7 घंटे। जी। बाकी टाइम सर एग्जाम नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता तो कोई जनरल टेंडेंसी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि टाइमलाइन प्रेशर। सरकार में क्या होता है, 31 मार्च आ रहा है, मान लो सबको परफॉर्मेंस करना है तो दिन रात काम करे, खत्म करे, ठीक। कोई मीटिंग है तो सोते रहेंगे, मीटिंग के 3-4 घंटे पहले, मीटिंग के जस्ट 1 दिन पहले सब लोग मेहनत करके काम करें।
जनरल टेंडेंसी, इसमें कोई ये आपका विशेष नहीं है, लेकिन आपके केस में एक चीज ये बहुत विशेष है। क्या? कि आप जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो उसके लिए आपको 12 महीने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप 10 घंटे पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी टाइम में भी आपको भी 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इतना गैप नहीं कर सकते आप, ठीक, क्योंकि बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक, जिस शरीर को आप 6 घंटे पढ़ने के लिए नहीं यूज कर रहे हो, आप सोचो एग्जाम टाइम में 10-12 घंटे पढ़ लोगे, नहीं पॉसिबल है। तो ये टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसीलिए मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट क्या है तो बता पाएगा? MBA, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस है या कोई स्लॉट्स निकाल के हैं? तो जैसे अगर आपको 6 आवर्स स्टडी करनी है दिन भर में, 3 आवर्स की 2 टाइम स्लॉट, एक मॉर्निंग स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट कोचिंग के अलावा नहीं, हम ये पूछे मैनेजमेंट शब्द जो है प्रबंधन, जी सर। कोई बता पाएगा? आप बताओ। सर मैनेजमेंट मतलब क्या बोलते हैं, जो सारी आपकी नीड्स है पूरी डे टू डे शेड्यूल में, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके, गोल से टारगेट सेट करके, उसको सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशली यूज करना। ठीक, तो उसको हम मान लो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑप्टिमम। ठीक, आपके पास जो संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग करना। ठीक, तो उसमें कई शब्द हैं। पहले उपलब्ध संसाधन, तो उपलब्ध संसाधन तो 24 घंटे ही हैं, ये सबके पास उतने ही हैं। ठीक, अब इसका भरपूर उपयोग कैसे कर सकते हो? तो हेल्थ जो है कई प्रकार की होती है ना? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। कम से कम 24 घंटे में आप लोग 1 घंटे भाई अपने शरीर के लिए रखो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम करो, कार्डियो करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज जो है वो हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन टाइम में सबसे ज्यादा रहता है वो हमारी फिटनेस। और ये सब लोग भूल जाते हैं कि ना अ फिट माइंड डिजाइड्स इन, बताएगा कोई? फिट बॉडी। ठीक, और सारा गेम प्रिपरेशन का माइंड। तो जब तक आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रतिदिन 1 घंटे 50 मिनट, ठीक, आप निकालो अपने शरीर के लिए। वॉक करो, रनिंग जाओ, ना रनिंग का कोई फीस है ना वॉकिंग का कोई फीस है। ठीक, जिम में जाओगे तो भले उसको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, बट घर में डंबल ले आओगे तो खुद भी कर सकते हो। ठीक, योगा कर सकते हो, योगा ऑनलाइन भी बहुत लोग सिखाते हैं। एरोबिक्स कर सकते हो, नहीं तो किसी दिन बताना, मैं यहीं पे अगली बार एरोबिक्स का सेशन लगा दूंगा। उसका रीज़न ये है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो जनरल हार्मोन रिलीज होता है ना, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू साइंस। हर चीज विज्ञान पे और साइंस पे आके रुक जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, तो जो दिमाग की कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो उससे ना तो आपके डिप्रेशन होगा, ना ये आपके मन में बहुत ज्यादा विचार आएंगे कि मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो मैं क्या करूंगा। ठीक, इसीलिए 24 घंटे में तो आपको 1 घंटे रखना है फॉर योर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, 1 घंटा रखना है न्यूज़पेपर, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोर्स का हो और चाहे ना हो। कितने दिन पढ़ना है? 1 दिन। कितने दिन? क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है? सास ने बहू को गोली मारी, ये न्यूज नहीं पढ़नी है ना? इस आदमी की साइकिल से टक्कर में मौत हो गई, इससे कोई रेलेवेंस है क्या? कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक, अब क्या कोई जरूरत ही नहीं जानने की। इसीलिए हमको फोकस होकर न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्या है? अर्थशास्त्र, अर्थ जगत। ज्यादातर न्यूज़पेपर में अर्थ जगत का पेपर आता है। ठीक, स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये नहीं कि क्रिकेट, अब हॉकी देखो, आइस हॉकी देखो, जिम्नास्ट देखो, चेस देखो, है ना? तो अरे टी शर्ट, आप बताओ दुनिया की पहली बहन भाई की जोड़ी जिसने अभी चेस में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? हाँ, अरे बोलो भाई, डर क्यों रहा तुम? ठीक है, क्या तो डर, मैं देखो क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ कि डर क्यों रहे हो। अभी बताओ इंटरनेशनल न्यूज थी, बिकॉज
पहली बार ऐसा हुआ है, नॉर्मली भाई भाई बनते हैं, ये हो बहन और भाई एक साथ ग्रैंड मास्टर बने, ठीक, वो चेन्नई के हमारे हैं प्रज्ञानंद और उसकी बहन। तो इसीलिए आपको सारे न्यूज़पेपर के जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो पढ़ना है। अर्थ जगत पढ़ना है आपको, संपादकीय पढ़ना है जो एडिटोरियल, ठीक, बिकॉज उससे क्या है कि एक बैलेंस्ड व्यू आपको मिलता है। स्पोर्ट्स आपको पढ़ना है, वर्ल्ड मतलब जो दुनियादारी खबरें, यूक्रेन में क्या चल रहा है, ईरान पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, साउथ अमेरिका में क्या चल रहा है, ये आपको एटलीस्ट न्यूज़ मिलेंगे। अभी किस आतंकी संगठन ने इंडिया के जो नेवी शिप्स हैं, मर्चेंट नेवी शिप्स, उनमें अटैक किया है? हुतीज, है ना। तो हुतीज का आप क्या है ना, हुतीज आपने पढ़ा, हुतीज का ओरिजिन क्या है, ठीक, वो किस रीजन को बिलोंग करते हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो इंडिया से क्यों गुस्सा है, जो लाल सागर वाला रास्ता है उससे क्यों चाहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है वो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो जो आपका प्री आएगा, प्रीलिम्स वाली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उसमें जरूरी नहीं कि ये है कि हुतीज किस देश से बिलोंग करते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि हुतियों ने किस समुद्री रास्ते पे अपना प्रभुत्व किया है। इसलिए 1 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ना, ये 2 घंटे आप हमको दे दो। इसके अलावा जो आप पढ़ते हो ना 4 घंटे, इसके अलावा में क्या फिटनेस और न्यूज़पेपर, उसके अलावा आप जो रूटीन है जो सर से डिस्कस हो, आप जो भी है अपना यू कैन प्लान इट आउट। टाइम मैनेजमेंट, अब कितने घंटे बचे आपके? 8 घंटे सोना हो गया, 2 घंटे न्यूज़पेपर हो गया, अब भी बचे ना 14 घंटे, 4 ही घंटे और पढ़ लो आप। उसके बाद 10 घंटे आपके एक्सेस हैं, आपको क्या करना है 10 घंटे कुछ भी करो एक्सेप्ट थिंग्स विच डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, थिंग्स विच आर कॉजिंग यू बैड हैबिट। क्या है आप बताओ भाई, क्यों आजकल चीज आपके पीछे जो है, किस चीज को रेफर कर रहा हूं? अरे इधर मत देखो, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि छात्र जीवन में आजकल ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही पढ़ाई से या उनके लक्ष्य से? तो ये सर मोबाइल है और उनकी जो आसपास का एनवायरनमेंट भी अगर क्या है तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पहले टिकटॉक, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, टिकटॉक को बैन कर दिया, लेकिन उसकी जगह इंस्टाग्राम आ गया। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये आप कनेक्ट होने के लिए रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता पाने के बाद आप सफल हो जाओगे तो आपके फॉलोअर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, आपके लाइक भी हो जाएंगे, शेयर भी हो जाएंगे, क्योंकि समाज जो है ना सफलता को सेलिब्रेट करता है। मैं बहुत साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ बहुत लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू क्वालिफाई किए, इंटरव्यू मतलब नहीं हुआ उनका, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हमसे ज़्यादा काबिल थे, हमसे ज़्यादा ब्राइट स्कॉलर्स थे, तेज थे, हो सकता है मेंस हमसे ज़्यादा नंबर आए, किसी कारण से ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सुना किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ कि दे वर नॉट इन द लिस्ट। आज की डेट में अगर वही लोग यहाँ आके आपसे बात करते तो हो सकता है आप उनकी बात को इतने वजन तौर पे न लेते। क्यों? बिकॉज समाज कोई भी हो सिर्फ सफलता को सेलिब्रेट करता है। एक बार आप सफल हो जाओगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक अपने आप आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज सब बढ़ जाएंगे। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हो ना, आप इसके एडिक्ट मत हो, वो बहुत बड़ा एडिक्शन है। क्योंकि आप सोचो कि ठीक है हमने टाइमर फिक्स कर लिया कि हम सिर्फ 30 मिनट देखेंगे दिन में, ऐसा नहीं है। वो जो ऐप है वो एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है आपके दिमाग में कि आपने उसको रख दिया, उसके बाद आप पढ़ने बैठे तो आपका दिमाग फिर उसी चीज पे जाएगा कि जो रील आपने देखी थी वो वायरल हुई क्या, जो आपने रील शेयर की उसमें कितने लाइक है, ये हाँ या ना में बताइएगा, ये ऐसा होता है या नहीं होता है? फेसबुक में जो फोटो अपलोड की थी उसमें कितने लाइक्स आए, होता है कि नहीं होता है? हमको इन सब चीजों से दूर रहना है, प्रिपरेशन फेज है। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए आप फेसबुक में सबसे पहले हमको ऐड कीजिएगा, फ्रेंड, हम तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, बता देंगे, ठीक है। लेकिन टिल दैट टाइम स्टे अवे। हम लोग अच्छे थे कि उस टाइम पे ये नहीं था, या था तो मतलब इंटरनेट इतना महंगा था कि उनको चलाने का पैसा बहुत था। इंटरनेट पहले है ना 300 रुपए 1 महीने में 1 GB,
तो थैंकफुली अभी वो नहीं, अभी तो जियो की कृपा से नहीं 1 GB पर डे का डेटा है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे टाइम से आपके टाइम में अगर कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, ठीक, अगर आपको देखना ही है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप ऐसी जगह फंसे हो जहाँ आप नहीं पढ़ सकते, नेशनल ज्योग्राफी का आप यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, डिस्कवरी का चैनल उठा लीजिए, न्यूज़ उसका यूट्यूब, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। उनके SPG पे एपिसोड्स हैं, इंडिया में जो मेजर आर्किटेक्चर हमारे हैं, हम्पी है, जगन्नाथपुरी है, उन पे डिस्कशन है, तो उसमें आपको नॉलेज मिलेगा। तो सोशल मीडिया को आप कैसे यूज करते हैं, बट यूट्यूब के साथ अच्छा है कि आप उसको देख ही सकते हैं, शॉर्ट में ज़्यादा नहीं पड़े, बट बाकी जो सोशल मीडिया है वो आपको नुकसान करेगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में जो आपको सबसे ज़्यादा है वो माइनस कर देना है सोशल मीडिया को, ठीक है। इसके अलावा और कोई पर्टिकुलर अगर किसी को कोई विशेष समस्या टाइम में आप बताइए, क्या मतलब आप कोई और विशेष समस्या वर्किंग के लिए बताइए, जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कैसे टाइम मैनेज करें, जॉब कर रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, उनको अपना पूरा A to Z सारा काम खुद से करना पड़ेगा, जॉब भी करनी है, उसके बाद टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे डील करें? अब ऑनलाइन में कोई पूछ रहा था कि कोई किसी ने भी कोई प्रश्न पूछा था, ठीक, हाँ बताइए। आप कहाँ पे रहते हैं? पहले हम वर्किंग पे डिस्कस करते हैं। आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल, आई वाज वर्किंग, ठीक, इन अ जॉब व्हिच डिमांडेड एट लीस्ट 10 आवर्स पर डे। 10 घंटे की कम से कम टाइम मेरा जो है ऑफिस में जाता था, उसके बाद करते थे, ठीक। तो ये तो भूल जाइए कि वर्किंग वाले नहीं पढ़ सकते। वर्किंग वालों के साथ एक पॉजिटिव है और नेगेटिव बहुत है। पहला पॉजिटिव है कि ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो उनके पास पैसे की कोई दिक्कत ऐसा नहीं होती है कि उनको किताब नहीं है कि अखबार का पैसा कहाँ से लाएंगे, फार्म का पैसा कहाँ से लाएंगे, मैगजीन्स का पैसा कहाँ से लाएंगे, ये वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक, जो वर्किंग है। अब आपने बोला कि मान लीजिए वो खुद खाना बनाना है, ठीक, तो कुछ सालों के लिए सेविंग मत कीजिए, जो पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, खाना बनाने के लिए आप मेड लगा लो, ठीक, बाहर से टिफिन लगा लो, बिकॉज ये स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी आपको इस ट्रैप से निकलने की। टाइम इज मनी। बट इतना ज़्यादा भी सैलरी तो रैवली डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाएगी आपको कि आप मेड या नहीं, मुझे नहीं मालूम मतलब कि मेड मतलब टिफिन वगैरह की क्या सर्विस है, बट टिफिन कितना होगा साल का 3000 होगा, 60 रुपीस महीने का 3000 होगा, मैक्सिमम महीने का 3000 होगा ना। 10 घंटे आपके पास बचे थे, कैलकुलेट हमने जो किया था 8 घंटे सोने के बाद, ठीक, तो 10 घंटे में आप कितने घंटे नौकरी करते? मेरा 9 to 4, ठीक है, मान लीजिए 9 से 4 है आपका, ठीक, उठिए सुबह 5 बजे, आराम 5 to 7 इज योर टाइम, ठीक, न्यूज़पेपर पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक, 7 से 9 फिर भी हमने दे दिया, मान लो आपको सुबह खाना बनाना है, जो भी, ठीक, कौन सी जॉब करते हैं आप? अकाउंटेंट, ठीक, तो न्यूज़पेपर का जो टाइम है वो 9 से 4 के बीच में निकाल पढ़ सकते हो, लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, 9 से 4 मिनट करो, 5 बजे तक आप मान लो वापस आ गए, कोचिंग आपका नहीं मतलब 5 बजे घर कोचिंग कहीं भी आ जाए, ठीक, 7 साढ़े 7 तक कोचिंग में थे, ठीक, आधे घंटे आराम कीजिए, जो मन में कीजिए, साहित्य पढ़िए, टहलिए, घर पे मम्मी पापा भाई बहन और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिससे बात करनी बात कीजिए, ठीक, उसके बाद कोचिंग में पढ़ाया गया है या जो कल पढ़ाना वो पढ़ाइए। आपके केस में जो 8 घंटे स्लीप वाला है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 7 आवर्स, ठीक, 7 आवर्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, कि उससे जरूरत नहीं ज़्यादा सोने की। 8 घंटे तो हमने मैक्सिमम ले लिया, बाकी तो आप दिन भर पड़े रहो, उसे कोई काउंट नहीं करता है, तो मैनेजेबल है। मेरा ये कहना है कि जहाँ पे हमको टाइम बचा सकते हैं हम वहाँ पे टाइम बचाएंगे, ठीक, खाना बनाने के लफड़े मत पड़िए,
आप टिफिन लगवा लीजिए, ठीक, क्योंकि खाना बनाओगे फिर बर्तन मांजोगे फिर आलस आएगा, वो एक साइकिल है, 2 साल करके देखो, ठीक, तो वो हो जाएगा। मतलब क्योंकि मैंने खुद 10-12 घंटे की नौकरी की है, फिर आपको छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे या संडे हाँ संडे होती है। संडे संडे आपके लिए किस लिए वीकली रिविजन, क्योंकि आपकी मान लो लाइफ टाइम 85-80 साल है ना। एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है? 80 साल है। 80 साल में अगर तुमने 2 साल कष्ट में काट लिए, ठीक है, ओवर स्ट्रेस करके, कम सो करके, ज़्यादा मेहनत करके, और आपके आने वाले कमी मान लो 50 ईयर्स हैं, वो अच्छे जाएंगे, तो वर्थ है कि नहीं इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है कि नहीं है? क्योंकि आप 60 साल तक सर्विस करोगे, 65 आप जो 65 तक सर्विस करोगे उसके बाद पेंशन मिलेगी। एटलीस्ट दीज 2 ईयर्स स्ट्रगलिंग इज वर्थ, आप स्ट्रगल करो। दूसरा एक हमारा था कि इमोशनल स्ट्रेस कैसे, तो जो मेडिटेशन मैंने आपको बताया, वेलनेस में इमोशनल वेलनेस इज पार्ट ऑफ इट, फिजिकल फिट हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ में क्या है, वी हैव टू फाइंड अ फ्रेंड, कौन? दोस्त ऐसा जो हमारी समस्याओं को सुने और कड़वी बात बोले। मैं तुमसे बोलूं कि तुम बोलो कि ना बहुत परेशान हो, बहुत काम है, ये वो है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये ना बोले कि हाँ भाई तुम बहुत मेहनत करो, तुम तो एकदम सुपरस्टार हो, तुमसे ज़्यादा पढ़ाकू, ऐसा नहीं। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। वी डोंट नीड पीपल हू बटर। हमको मक्खन लगाने वाले लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए, हमको ऐसा टीचर चाहिए, हमको ऐसा स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो टीचर को बोल सके कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसको फिर से पढ़ाइए। और हमको टीचर ऐसा चाहिए जो मुंह पे बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई जो है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है, या तो तुम कोचिंग छोड़ दो या मेहनत करो। हमको ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है, हमको ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है। तो एक दोस्त बनाइए। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ शाम को खड़े होकर चाय पिए, पवन में समोसा खाएं, ठीक, आप हफ्ते में एक बार मिले, दिन में एक बार मिले, या फ़ोन में बात करें, तो एटलीस्ट वो आपको गाइड कर सके, ठीक। इसीलिए एक कॉमन वर्ड चलता है, फ्रेंड फिलोसफर गाइड। क्या? फ्रेंड फिलोसफर। जो एक दोस्त होता है ना, वो दोस्त भी होता है, एक जिंदगी का ओवरऑल फलसफा भी देखा है। आपको परेशान हो तो आपको गाइड करे, बोले रहे कुछ नहीं, हमें सब हो जाएगा, और दिशा भी दिखाए। कम है ऐसा, ठीक, बट है ऐसा। दूसरा क्या होता है, हमको लगता है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम बन ही गए ना, फॉर्म डालते हैं, आदमी को लगता है हम सिविल सर्वेंट हैं, तो क्या नहीं, बाकी लोगों से बात करना छोड़ देता नहीं, अब हम अफसर हैं, उनसे सर करके बात करो। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये आपको आपके असली दोस्तों से, जो आपके हितैषी हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आपको अलग कर देती है। तो कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। हमेशा क्या करोगे? जमीन से जुड़े रहोगे। इतने आप लोग सब जवान हो गए हो, 18 साल 20 साल के हो गए हो, तो आप अच्छा भला कौन अच्छा है, कौन आपका हित चाहता है, वो पहचान सकते हो। जरूरी नहीं है जो आपका हित चाहता है वो आपके लिए मृदुभाषी हो, जरूरी हो भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा आपको कड़वा बोलता हो कि तुम ऐसा नहीं वैसा कर रहे हो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई पीपल। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका हित चाहता है, कौन आपके हित की बात कर रहा है। कोई आप पर कोई बोला छोड़ो पढ़ाई लिखाई, चलो घूम के आते, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या सही है, बट उस समय क्या है, आपको अपना लक्ष्य याद होना चाहिए कि अगर आप सिविल सेवा में आ गए तो हो सकता है आपको खुद ही VIP पास मिला के कोई ले जाके दिखा, तो वो आपको याद रखना है। जो आपको लक्ष्य, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ हेल्प करे वो आपका शुभचिंतक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे वो शुभचिंतक मैं नहीं मानता, ठीक। हो सकता है कोई बोलता हूँ कि नहीं तुम्हारा तो नेतागिरी में बहुत बढ़िया भविष्य, कहाँ पड़े हो इस तैयारी वारी करने में, ठीक, लेकिन हमारा लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा? हम निर्धारित करेंगे, भाई मम्मी करेंगे, तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ नहीं ना, तुमको निर्धारित करना है, क्योंकि तुमको ही मालूम है तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तुम क्या चाहते हो। आप अपने बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते आज की डेट में, ठीक, तो कोई और क्या डिसाइड करेगा?
अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसी में आप बढ़ो। इमोशनल स्ट्रेस आएगा क्योंकि ये स्ट्रेस जो है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। क्या है? पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप इतना इसीलिए तैयारी में परेशान हो जाओ कि कल को जब आप सिलेक्शन हो, आपको शॉर्ट नोटिस पे बोला जाए कि कल ये तैयार करके लाना है, तो आप डिप्रेशन में बेहोश ना हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने तैयारी के टाइम में वो स्ट्रेस झेला हुआ है। ये एक इनबिल्ट प्रोसेस है, ये इनबिल्ट ट्रेनिंग है। आपने देखे ना बहुत सारे सिविल सर्वेंट वाली पिक्चर बनती रहती हैं उन सब में। तो किसी के जीवन आसान नहीं है। आप चाहे पॉलिटिक्स का फील्ड हो, चाहे क्रिकेट का फील्ड हो। अभी मैं किसका पढ़ रहा था, यूजुवेल चहल को बाहर कर दिया, कहाँ मैन ऑफ मैच पा रहा था, टॉप ऑफ गेम में था, बाहर कर दिया। ईशान किशन को बैठा दिया। अभी कोई एक और प्लेयर था, उसने बोला कि मैं मेंटल परेशान हो गया हूँ। ईशान किशन ही था, है ना? ही सेड ही इज बर्न्ड आउट। उसका मतलब है कि उसको टीम में लेते थे, 16 में लेते थे, लेकिन 11 में नहीं खिलाते थे। तो इतने टॉप लेवल प्लेयर वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाया। ठीक, जिसको मालूम है कि वो तो इंडिया टीम में है ही है, तो उसको मैच फीस मिलनी है, उसको एंडोर्समेंट मिलने हैं, सब है ही है, कल को तो 11 में आ ही जाएगा। तो जब उस लेवल पे है तो आप लोग तो अभी इतने ट्रेनिंग नहीं हुई, तो स्ट्रेस हैंडल करना आप लोग सीख जाइए। बट अगेन स्ट्रेस में क्या हेल्प करेगा आपको? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मेडिटेशन, वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, जो भी करना है आप करोगे, आपका इमोशनल स्ट्रेस अच्छा है। क्वालिटी पढ़िए। हिंदी साहित्य में इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं, आप दिनकर ले लो, आप प्रेमचंद मत लेना क्योंकि प्रेमचंद बहुत डिप्रेसिंग है, मतलब तो इतना रोनी धोनी बात करते हैं। उनकी कोई भी स्टोरी आप पढ़ लो, उसमें वो अफसर जो है वो चोर होता है, वो घूसखोर होता है, रिश्वतखोर होता है, वो जो गाँव का बनिया होता है वो सूदखोर होता है। बट आप बहुत सारे पॉजिटिव लिटरेचर है, राग दरबारी पढ़िए, व्यंग पढ़िए, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी आप जिसका है आप पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, क्या दिक्कत, क्या फायदा होगा? पहले तो वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी। ठीक, जो आपका वोकैबलरी है, जो आपका शब्दकोश है, वो बृहद होगा। हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे एक पैरा अच्छा हिंदी नहीं लिख पा रहे। हिंदी माध्यम जिन्होंने शुरुआत से लेकर कक्षा 12 तक हिंदी में पढ़ा है, उनसे बोलता हूँ कि आप 10 मिनट हिंदी में बोलो, तो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन 2-4 शब्द अंग्रेजी के उसमें डाल देंगे। क्यों है? क्योंकि हमने क्वालिटी लिटरेचर नहीं पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है वो रटने के लिए पढ़ा है। तो जब तक आप नहीं बृहद स्तर पर रीडिंग नहीं करोगे, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भाषा हो, जब तक आप वहाँ का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, वो आपका वोकैबलरी और जो आपका वो है शब्दकोश, वो बृहद नहीं होगा। इसलिए बोलो फैमिली डिस्ट्रैक्शन। फैमिली डिस्ट्रैक्शन है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भीमराव अंबेडकर जी की तरह आप स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ो, है ना, ठंडी बहुत है, मरो लग जाओगे कहीं तो दिक्कत है। फैमिली में आपको टाइम आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अगर घर वाले रात में 8 बजे तक लड़ बजे तो सो जाते हैं, तो आप 9 बजे के बाद आइए, 9 बजे के बाद पढ़िए। बहुत सारे रीडिंग रूम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं आजकल, जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब इतना तो महाभारत का युद्ध कहीं नहीं होता हो कि रोज एवरी डे 24 घंटे कहीं भी लड़ाई होती हो या डिस्ट्रैक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। ओकेजनल होगा। मान लो किसी घर में छोटे बच्चे हैं, वो ओकेजनल डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको फिर ऐसा टाइम है, क्योंकि मैं ऐसे सिविल सर्वेंट्स को जानता हूँ जो 8 बजे रात में सो जाते थे। ठीक, वो रात में 2 बजे, और 2 से 5 बजे तक पढ़ते थे और फिर सो जाते थे, 12 से 4 पढ़ते थे और सो जाते थे। तो ये सारे मैनेजमेंट जो है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सेवा क्या है? मैनेजमेंट ही है। आप कहीं दरोगा हो, कहीं पे झगड़ा हो गया, ठीक, आपके थाने को मान लो 100 लोगों ने घेर लिया, आपका 10 कांस्टेबल है, आप ये थोड़ी बोलोगे हमको 100 कांस्टेबल और यू हैव टू हैंडल विद दिस। तो ये वही एक प्रिपरेशन फेज है जिसमें आपको खेलना है कि आप कैसे टाइम स्लॉट डिस्कस करके, कभी कोई क्वेरी हो मेरा ईमेल रहेगा, आप हमको ईमेल कर सकते हैं आप, ठीक है सर ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बिकॉज स्पेसिफिक प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी कोई विशेष परिस्थिति होगी, तो आप बताइएगा, डेफिनेटली विल ट्राई टू डिस्कस, बट अल्टीमेटली किसको निर्णय लेना है, इंप्लीमेंट किसको करना है, तुमको करना है, ठीक। और सबके अंदर काबिलियत है कि सबके सब कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। जो दिल्ली की, लखनऊ की बड़ी बड़ी कोचिंग है वो 2-2 लाख रुपए ले रही है, 2 लाख 2.5 लाख,
ठीक। और आदमी कैसा है कि यहाँ से लेकर के आखिरी में जो बच्चा पढ़ता है उसका चेहरा भी नहीं दिखता टीचर को। और जिस तरह हम मान लो इंटरेक्शन है कि आपके टीचर आपको बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, किसकी क्या पॉजिटिव है किसकी क्या नेगेटिव है ये जानते हैं, वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं। एक बार टीचर आप रास्ते में क्लास एंड किया, स्टूडेंट जाके पूछ भी नहीं सकता है कि सर ये हमको दोबारा समझा दे, दोबारा समझा दो। क्यों? क्योंकि इट्स अ बिजनेस। उसके बाद क्वालिटी कंटेंट की मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर आप हिंदी अंग्रेजी कोई भी पढ़ोगे, क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। जहाँ नहीं समझ में आता उसमें यूट्यूब के बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, कई एजुकेशनल चैनल है जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से वो बताते हैं। तो सोशल मीडिया जैसे किसी ने बोला, फ़ोन को आप कैसे यूज़ करते हो वो एक ज़रूरी चीज़ है ना। आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक में बर्बाद करना चाहो कर दो। फोकस पे डिस्कस हो गया। कंटेंट में एक चीज़ और बोलूँगा, एक पहले किताब आती थी, मैगजीन आती थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, न्यूज़ डिजिट है, परीक्षा या परीक्षा मंथन। तो हिंदी में मैंने देखा वो जो है परीक्षा मंथन की क्वालिटी जो है वो अच्छी थी। अभी मुझे मालूम है 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो मैगजीन जो है वो अच्छी परीक्षा मंथन आती थी। और चूंकि आप ऑब्जेक्टिव की अभी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा मंथन बेसिकली मेंस वगैरह आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छी थी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स पढ़िए मेरे हिसाब से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें और हैं, एक तो लास्ट 10 ईयर्स के स्पेशली 5 ईयर्स के प्रैक्टिस पेपर्स ऑब्जेक्टिव, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस जितने भी एग्जाम हैं आप उनके प्रैक्टिस सेट ले लो, और घर पे वो बबलिंग वाली शीट होती है, ठीक, उसके फोटो सेट रख लो 10। जो आपका क्वेश्चन पेपर है सैंपल, उसमें मत टिक करो, बबलिंग शीट में भरो, मिलाओ, चेक करो, उसके बाद उसको फिर 7 दिन बाद करो अटेम्प्ट, देखो कितना इंप्रूवमेंट आता है। ठीक, तो 2 चीजें उससे, एक तो आपको ये हो जाएगा कि आपने जो मिस्टेक लास्ट टाइम की थी उसको चेक किया, ठीक, अभी आपने सही आंसर पता कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप वो सही आंसर मार्क करते हो कि फिर आप कंफ्यूज होते हो, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या, आपको ये पता चल जाएगा जो आपका गैस वर्क है, जो एलिमिनेशन टेक्निक है, वो कभी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मान लो 4 आंसर है, आपको मालूम है कि 2 तो 100% गलत है, ठीक, 2 सही है, 2 प्रोबेबिलिटी 50-50 की है, तो उसमें ऐसा क्या लगाया जाए कि आप सेफर साइड में लैंड करो जो सही वाला है। ठीक, तो एलिमिनेशन टेक्निक एक टेक्निक है तो यूपीएससी में तो आजकल नहीं चल रही, बिकॉज उन्होंने ऑप्शंस इतने कठिन करना शुरू कर दिया, और पीसीएस में अभी भी एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ा थोड़ा चल रहा है। प्रैक्टिस सेट आप लगाओ, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, वही रामबाण है, बिकॉज ये एक्यूरेसी का खेल है। एक्यूरेसी मतलब सही आंसर मार्क करना। तो 100 में आपने कितने क्वेश्चन सही लगाए, ठीक, आपने 60 क्वेश्चन सही किए और 40 गलत कर दिए, 60%। आपने 60 क्वेश्चन लगाए और उसमें 58 सही है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जिसने 100 अटेम्प्ट किए उससे बेटर हो गए, ये समझ में कि ये एक्यूरेसी। लेकिन आपको इतने कम्बिनेट करने हैं कि हम 40 के लिए श्योर है तो 40 ही करेंगे, क्योंकि आपने 40 ही अटेम्प्ट किए तो आपको तो मैक्सिमम आखिर 40 है, तो आप तो वैसे ही बाहर हो। तो इसीलिए हमको एक ऑप्टिमम लेवल पे लाना है कि हमने 50 क्वेश्चन ऐसे किए जिनके लिए हम 100% श्योर हैं, ठीक, फिर 30 क्वेश्चन हमने ऐसे किए जिसके लिए हम 50-50 श्योर हैं। तो मान लो हमने कितने टोटल अटेम्प्ट किए, 80, उसमें प्रोबेबिलिटी कितने मैक्सिमम सही होने के, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 80 होगी ना भाई, आप सोचो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम 80 सही हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम भी आपका 65 या 70 के नीचे नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि जो माइनस मार्क्स है वो 0.3 मतलब 33% माइनस होता है, कितना है, हाफ मार्क्स है या 0.3 1/3, ठीक। तो ये आपको कैलकुलेशन तभी होगा जब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई विशेष प्रश्न हो? तो उसके लिए पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी डिसाइड करनी है। कैपेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे? कैपेबिलिटी डिसाइड करने का पहला तरीका है कि हमको सिलेबस उठाना है। हाँ, ये
सिलेबस सब लोग अपने ना कंठा जैसे हनुमान चालीसा पढ़ के रखते हैं लड़के लोग, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तो उसी तरह आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। सिविल सर्विस में आप दे रहे हो तो आपको पहला क्या है कि डिसाइड करना है कि सिलेबस क्या है, किस ऑप्शन से आप अपीयर हो रहे हो। नहीं अगर डिसाइड हो पाता, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हम पॉलिटिकल साइंस से दें, पब्लिक से दें, सोशियो से दें, ज्योग्राफी से दें। तो प्री और मेंस का आपका सिलेबस है, जीएस का जो कंपल्सरी पेपर्स हैं, पीसीएस में भी उनका आप सिलेबस देख लो। फिर क्या उठा हुआ है, ठीक है, 3 साल का 5 साल का वेबसाइट से प्रिंट डाउनलोड करो, उनमें से देखो कि सॉल्व मत करो, देखो कि क्या स्टैंडर्ड है पेपर का, फिर मेंस डाउनलोड करो, जीएस का ऑप्शन पढ़ना तैयार हो जाएगा। आप जीएस के जो 4 कंपल्सरी पेपर है प्लस एसए का पेपर है, आप देखो कि उसमें कितनी प्रिपरेशन है। एसए का पेपर जनरल होता है, आप एक एसए लिख के देखो। सर मेंस में कैसे एनालाइज करेंगे कि प्रिपरेशन कितनी है? हाँ, तो पहले क्या है कि 3 घंटे में आपको 3 एसए लिखना है, मतलब 60 मिनट में आपको एक एसए लिखना है। आप लिख के देखो ना, उसके आप लिख पाते क्या 700 वर्ड? आर यू एबल टू राइट 700 क्वालिटी वर्ड्स? क्वालिटी क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कचरा लिखा है या अच्छा लिखा है या मीडियम लिखा है। नहीं, आप टीचर चेक करा लो, तो आपको समझ में आएगा कि प्रिपरेशन किस लेवल की है। यूपीएससी में क्या है कि यू हैव टू इन्वेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम। आपकी भाषाई प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपका हिंदी या इंग्लिश में इतना कमांड होना चाहिए कि आपको अखबार पढ़ते जाओ तो ये ना कॉम्प्रीहेंड करना ना पड़े कि दोबारा पढ़ के समझते हैं क्या हो। किसी भी भाषा में, आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में। आपको अगर मैं बोल दूं कि अनुराग त्रिपाठी का जो सेशन हुआ था 20 जनवरी को, उस पर आप 300 शब्दों में विचार व्यक्त कीजिए, ठीक, तो आप खटखट ये इशू डिस्कस हुए थे, ये क्वेश्चन रेज किए थे, ये डिस्कशन होता है, इस पर आप लिख सकते हो। अगर आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी है then you should take attempt for CSE. Till that time you should start for the foundation. अब आपका प्रश्न है कि बाकी एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। पहली बात तो आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम कितना है, आपके पास टाइम कितना है, टाइम इन द सेंस कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है, 2 साल 3 साल। जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि मुझे 2027 में यूपीएससी के लिए अपीयर होना है, टाइम है, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। किसी को मतलब फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम नहीं है घर से कि वो सपोर्ट कर सके न्यूज़पेपर, मैगजीन या जॉब के लिए प्रेशर से, तो यू कैन गो फॉर सीबीएसई। बट बिफोर दैट तुमको ये देखना है कि तुम कितना अच्छा लिख सकती हो, कितना पर्सनालिटी डेवलप कर सकती हो, और जो वर्ल्ड अंदर दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है तुम्हारी। और मान लीजिए 95 जाता है, सी सेट तो आपका वो हो गया, ऑप्शनल हो गया ना, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। अगर आपके 120 में 120 का प्रीलिम्स आ रहा है ना, if you are able to achieve anything around 90, then it means you are able. इसके आंसर क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, आंसर ऑनलाइन मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। 90 नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपके 80 भी करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर सीएसई नहीं यूपीएससी। Others exam. हाँ, I know. No, that is why I am saying कि if you take this test, this is the first thing. If you are able to achieve 80 without any substantive question, then you should definitely go for CSE. You should not focus on any other examination. Okay? But if you are not crossing 80 or you are coming around 50, then definitely you need a platform. Then you should definitely work for some other examination, ECS, SSC graduate level, I mean whatever. The thing is, once you have a backup, अगर आपके पास एक बैकअप है, नौकरी है, then you can focus more on कोई भी एग्जाम आपके पास, तो आप फोकस कर सकते हो सिविल सर्विसेज पर। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। मान लो कहीं आप ऐसी नौकरी में फंस गए, ऐसी घटिया नौकरी में फंस गए, आपका बॉस, क्योंकि नौकरी में आने के बाद तो आपका बॉस पढ़ने देता है, ऑफिस में नहीं देता है ना, आपकी पोस्टिंग कहाँ, मतलब किसी इंटीरियर यूपी में इलाके में हो गई जहाँ पे सोर्स नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। मतलब ऐसी नौकरी लग गई जहाँ पे आप तैयारी नहीं कर पा रहे, फिर तो प्राइवेट तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो एक काम करना, आप सिविल सर्विस 2022 का 22 से 23 कोई भी जीएस का पेपर में ऐसे डाउनलोड करना। आप अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम नहीं, अरे
मेरा कि ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट में किया है? हिंदी मीडियम में किया, लेकिन इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे का पेपर डाउनलोड करना, उसमें से जो टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं, कितने? उसमें से किसी एक टॉपिक पे 60 मिनट्स में ऐसे लिखना, ठीक? स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे भेज देना, ठीक है? अनुराग RBL, ठीक है, @gmail.com, ठीक? तो मुझे समझ में आएगा कि मतलब आपकी जो बौद्धिक और प्रबुद्ध जो तैयारी है वो किस लेवल पे, ठीक? अनुराग RBL। किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, आप यू कैन जस्ट ईमेल, आई विल जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ठीक, बाकी एक ही चीज है, परिश्रम, ठीक? उसके अलावा कुछ नहीं है। आप आओ रोज, यही जो हम लोगों ने 3 डिस्कस किए हैं इनको देखो, लगे रहोगे, सफलता मिलेगी। मेरे साथ के लोग पिछले साल तक सिलेक्ट हुए हैं, पिछले 2009 से तैयारी कर रहे थे, ठीक? एक दो बार मैंने भी बोला भाई कि छोड़ो हो गया था। तो ये है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम और बट इट्स वर्थ, मतलब लेट भी सिलेक्शन होगा तो भी वो वर्थ। जैसे दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो कौन सा चूज करेंगे इसके लिए? सिविल सर्विस अगर यूपीएससी देना है तो डेफिनेटली सजेस्ट इंग्लिश। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो अंग्रेजी से जाओ, क्योंकि अंग्रेजी में क्या है कि पढ़ने को आपके पास ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है, हिंदी में आपके उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, ठीक? अन्यथा आप हिंदी साहित्य से अगर तैयारी करना चाहो, हिंदी साहित्य बहुत अच्छा विषय है तैयारी के लिए, और उसमें फिर क्या है कि पढ़ना बहुत है हिंदी का, तो आपका बेंट ऑफ माइंड हिंदी का नहीं है। क्या सर बीटेक करना जरूरी होता है सिविल सर्विस तैयारी? करता ही नहीं है, बीटेक करना करता ही जरूरी नहीं है। और मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर सिविल सेवा में अगर किसी को डेस्टिन्ड है आना, ठीक है, तो क्यों करें बीटेक, है ना? क्योंकि बीटेक का कोई सब्जेक्ट आपको हेल्प नहीं करता सिविल सर्विस में। उससे अच्छा आप अगर ग्रेजुएशन करते हो अच्छे सब्जेक्ट में, है ना, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, लोक प्रशासन में, राजनीति शास्त्र में, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आप राजनीति, अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल, आप इन विषय से करो ना तैयारी ग्रेजुएशन, तो आपका कम से कम 20% सिलेबस ऐसे ही तैयार हो जाएगा। और सर ये हिंदी लेखन कितना महत्वपूर्ण होता है इसमें, कितना आना चाहिए? मैं प्रश्न जो है अपनी बिटिया की तरफ से पूछ रहा हूँ, 12th में है, तैयारी कर रही है। 12th में है जी। नहीं तो क्या वो तैयारी करना चाहती है? करना चाहती है, सेंट पीटर्स में है, हाँ, तो चाहती है तो सेंट पीटर्स में तो इंग्लिश मीडियम से। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि हाँ, तो हिंदी लेखन कितना जो है। हिंदी एक क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी मतलब इंडियन लैंग्वेज, वो मराठी, ये सब बच्चे आजकल के क्या है कि हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, वो क्वालिफाई कर और लेते वो हैं। ऐसा जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी बोलना भी आता है, हिंदी क्वालिफाई पेपर क्वालिफाई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। समस्या वहां पे आती है जो इसने हिंदी माध्यम कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ा, ग्रेजुएशन हिंदी में पढ़ा, उसको इंग्लिश क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, इंग्लिश इज नॉट एन इशू। हाँ, that is why I am saying कि for her Hindi won't be an issue because Hindi is our mother language. Whatever we may be comfortable, we may speak English in office, home, whatever. But still, if somebody asks me, I can speak in Awadhi, I can speak in Hindi. तो मतलब इसमें हमको दिक्कत नहीं है हिंदी बोलने में, हिंदी पास हो जाएंगे सब लोग। समस्या है कि जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उनके लिए इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो आराम से कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप सब लोगों को, हाँ बताइए, कोई प्रश्न पूछ रहा है? हाँ, तो मैं जैसे मैंने क्वालिटी कंटेंट बताया कि न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस
और हिंदू, इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर आप सजेस्ट मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। हिंदू थोड़ा ज़्यादा हाई फाई है, बट इंडियन एक्सप्रेस बहुत बैलेंस्ड है। टाइम्स ऑफ इंडिया कतई मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें न्यूज़ कम, कचरा ज़्यादा रहता है ना। हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया ले नाराज हो जाए, बट ये फैक्ट है, ठीक। क्योंकि हमको क्या ना, क्वालिटी चाहिए। तो आप जो पढ़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, समझ में आ जाएगा उसमें कहाँ पे बेटर है। उसके बाद आप हिंदी में आते हो तो मैंने बताया परीक्षा मंथन मैगजीन बहुत अच्छी थी, मतलब अभी आज की डेट में मुझे नहीं मालूम, बट ऑफकोर्स अगर वो प्रकाशित हो रही तो अच्छा कंटेंट होगा उसमें। बाकी आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुंजियों में मत जाइए। कुंजी जो होती है ना कि समरी नोट्स बना के दे दिया, आजकल बहुत चला हुआ है, कई हमारे सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने कुंजी नोट्स बना के दिए हैं, वो नहीं। आप जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है आप उससे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपको यूट्यूब है तो आप किसी आलतू फालतू न्यूज़ चैनल से अच्छा है आप जो स्टैंडर्ड न्यूज़ चैनल है, मान लीजिए नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, उससे जानकारी लेकर के आप देखो, ठीक है। भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सांस्कृतिक मंत्रालय उसकी वेबसाइट है। आपको अगर कोई वो चाहिए संस्कृति कला के बारे में जानना है तो आप उसकी वेबसाइट से जानो। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है, ICW है, ठीक है। IDSA है, इंडियन डिफेंस IDSA करके वेबसाइट है। तो जो स्पेशली यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो IDSA की वेबसाइट में बहुत अच्छे आर्टिकल्स रखते हैं स्ट्रेटजी और डिफेंस हमारे फॉरेन रिलेशन के लिए। तो वो एक उससे कोई मैच ही नहीं है। आप पढ़िएगा फिर आप बताइएगा कि मतलब कितना अंतर है वहाँ जो आर्टिकल्स है, और वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, ठीक है। ठीक, चलिए धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।